24 जुलाई 1997 की रात, जब पटना के एक अणे मार्ग में लालू यादव के घर पर सन्नाटा पसरा हुआ था। रात के 10 बज रहे थे। लालू यादव ऊपर के कमरे में गए और अपनी पत्नी राबड़ी देवी से बोले कि ये जी सुनिए, कल सुबह आपको सीएम का ओथ लेना है। ये सुनते ही राबड़ी देवी जोर जोर से रोने लगी। उनके 9 बच्चे जो 8 से 21 साल की उम्र के बीच थे, वो भी रोने लगे। सबसे छोटा 9 साल का बच्चा, जिसे उस वक्त क्या ही पता था कि 17 साल बाद वही बिहार का उप मुख्यमंत्री बनेगा, उसका भी रो रो कर बुरा हाल था। घर में खुशी का माहौल तो दूर, मातम सा छा गया। लालू के करीबी सलाहकार, पार्टी के नेता और बड़े बड़े अधिकारी जो पिछले कई दिनों से एक अणे मार्ग में डेरा जमाए हुए थे, ये सुनकर सख्ते में आ गए कि राबड़ी देवी सीएम का ओथ लेने वाली हैं। कुछ तो लालू के कमरे की ओर दौड़ने लगे, लेकिन उनके करीबी कबाब मंत्री ने सबको रोक दिया और कहा कि रुकिए, हम देख कर आते हैं। कमरे में लालू यादव शांत बैठे थे, लेकिन राबड़ी देवी का सुबकना रुकने का नाम नहीं ले रहा था। सबसे बड़ी बेटी मीसा भारती, जो उस वक्त राजनीति का कखारा सीख रही थी, अपने छोटे भाई बहनों को चुप कराने की कोशिश कर रही थी। लालू ने बच्चों को देखा, सिर पर हाथ फेरा और कहा, जाओ माँ के पास बैठो, चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमको कुछ नहीं होगा। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। लालू ने राबड़ी से कहा कि इसमें रोने की कौन सी बात है, हम तो पहली बार जेल नहीं ना जा रहे हैं, आपको तो मालूम ही है। अब बच्चों के साथ साथ पूरे बिहार को देखिए, सब आपका बच्चा है। लेकिन हर बार जब लालू सांत्वना देने की कोशिश करते, राबड़ी देवी उतनी ही जोर से रोने लगती। आखिरकार कबाब मंत्री के कमरे में आने पर राबड़ी देवी बाहर चली गई और लालू अपनी आगे की रणनीति बनाने में जुट गए। नमस्कार, मेरा नाम प्रियंका मिश्रा है और आप देख रहे हैं किस्सा गोई। उधर दूसरी तरफ सीबीआई के डिप्टी डायरेक्टर यूएन बिस्वास अंदर ही अंदर उत्साहित थे। वो हर रात ये सोचकर सोते थे कि अगली सुबह लालू यादव को हथकड़ी पहना देंगे। लेकिन लालू थे कि हर बार कोई ना कोई कानूनी पैंतरा मार ही देते थे। 24 जुलाई को विश्वास ने सीबीआई की विशेष अदालत में लालू यादव, जगन्नाथ मिश्रा और पशुपालन विभाग के कई अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी। लालू को छोड़कर बाकी सभी के खिलाफ उसी दिन गैर जमानती वारंट जारी हो गया। लालू के वकील कपिल सिब्बल ने 29 जुलाई तक का समय मांगा, ये कहकर कि कुछ संवैधानिक काम निपटाने हैं। विश्वास, जो जितने सख्त अधिकारी थे उतने ही राजनीतिक भी थे। आखिर बाद में वो ममता बनर्जी की सरकार में मंत्री बन बैठे। वो उसी दिन लालू को गिरफ्तार करना चाहते थे। उन्होंने तो पटना के पास दानापुर आर्मी कैंट के कमांडिंग ऑफिसर को पत्र लिखकर लालू की गिरफ्तारी के लिए सेना की मदद की मांग की। सेना के अधिकारी भी हैरान थे, क्योंकि उनके मैनुअल में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं थी। सेना ने विश्वास का अनुरोध ठुकरा दिया, लेकिन ये खबर बिहार में आग की तरह फैल गई। लोग सड़कों पर उतर आए, प्रदर्शन होने लगे। लालू ने अपने सूत्रों के जरिए खबर फैलाई कि वो 4 दिन बाद आत्मसमर्पण करेंगे। लेकिन सीबीआई और केंद्र सरकार उनके और बिहार के खिलाफ साजिश रच रही थी। जोगिंदर सिंह, जो सीबीआई के डायरेक्टर थे, से जब बाद में पूछा गया कि क्या विश्वास ने सेना की मदद मांगने पर उनसे सलाह ली थी, तो उनका जवाब था कि विश्वास को ऐसे फैसले लेने की पूरी छूट थी। लेकिन यह भी साफ था कि विश्वास ने यह फैसला अपनी मर्जी से लिया था और यही फैसला बाद में उनके लिए मुसीबत बना। उसी रात जब राबड़ी देवी रो रही थी, लालू ने कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी को फोन लगाया। उस दौर में मोबाइल फोन अभी नया नया आया था और बड़े बड़े लोगों के पास भी उस वक्त मोबाइल फोन नहीं था। केसरी घर पर नहीं थे। लालू रात भर जागते रहे।
जब केसरी का रिटर्न कॉल आया, लालू ने साफ कहा कि केसरी जी, हम राबड़ी जी को सीएम बना रहे हैं, क्या आप समर्थन करेंगे? दिल्ली के पुराने सहयोगियों से कोई उम्मीद नहीं है, बदले में जो मांगेंगे वो मंजूर होगा। लालू ने यह नहीं सोचा था कि केसरी क्या मांग सकते हैं, पैसा, मंत्री पद या कुछ और। जो मांगेंगे दे देंगे, बस सत्ता बचानी है। 7 साल पहले लालू ने तिकड़म से बिहार की सत्ता हथियाई थी और कांग्रेस को बाहर कर दिया था। अब उसी कांग्रेस की बैसाखी पर सत्ता बचाने की जुगत में थे, जिससे वो शोषण का प्रतीक बताते थे। केसरी को शायद अंदाजा था कि लालू मदद मांग सकते हैं, लेकिन ये नहीं सोचा था कि राबड़ी देवी, जिन्हें राजनीति का कभी नहीं पता, जो अपने बच्चों और रसोई से बाहर नहीं निकलती, उन्हें सीएम बनाना पड़ेगा। कांग्रेस ने बाहर से समर्थन की शर्त पर अपने 29 विधायकों को मंत्री पद दे दिया। बाद में लालू ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि राबड़ी को सीएम बनाने का सुझाव केसरी, तमिलनाडु के सीएम करुणानिधि और बिहार के राज्यपाल AR किदवई ने दिया था, क्योंकि गिरफ्तारी अब टल नहीं सकती थी और जेल से सरकार चलाना मुमकिन नहीं था। चाहे लालू ने केसरी से मदद मांगी हो या केसरी ने राबड़ी को सीएम बनाने का सुझाव दिया हो, ये तय था कि राबड़ी देवी बिहार की 27वीं मुख्यमंत्री बनने जा रही थी। 17 साल की उम्र में शादी, 32 साल की उम्र में 9 बच्चों की मां और अब 41 साल की उम्र में बिहार जैसे बड़े सूबे की मुख्यमंत्री। लालू ने अपनी पार्टी की बैठक अपने घर के दफ्तर में बुलाई। सब कुछ पहले से तय था। कुछ वरिष्ठ नेताओं में सीएम बनने की ललक जगी, लेकिन साधु यादव ने उन्हें अपने अंदाज में शांत कर दिया। कुछ जूनियर नेता भी लपलपाए, लेकिन उनकी कुंडली निकालकर उन्हें चुप कर दिया गया। लालू ने बैठक में घुसते ही कहा कि देखिए लोग, हम पद छोड़ रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं, अब आप लोग अपना नेता चुन लीजिए। इतना कहकर वो बाहर निकल गए। 5 मिनट बाद राबड़ी देवी, साधु यादव और कुछ नेताओं के साथ कमरे में दाखिल हुई और फिर कमरे के अंदर बाहर तो नारे गूंजने लगे, लालू यादव जिंदाबाद, राबड़ी देवी जिंदाबाद। ये था वंशवाद का वो नमूना जिसे देखकर बिहार ही नहीं पूरा देश हैरान था। एक ऐसी महिला जो सीएम बनने की बात सुनकर रो पड़ी थी, अब बिहार की तकदीर लिखने जा रही थी। 25 जुलाई 1997 को राबड़ी देवी ने शपथ ली, लेकिन शपथ लेते वक्त वो कागज ठीक से पढ़ भी नहीं पाई थी। लालू उनके सामने शपथ पत्र पढ़कर समझा रहे थे, जैसे कोई टीचर बच्चे को होमवर्क कराता है। देखिए, इसमें लिखा है, मैं राबड़ी देवी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा प्राप्त भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं संविधान द्वारा अंतः प्राप्त भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं राबड़ी देवी राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा भय और पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। राबड़ी सुन रही थी, लेकिन उनका मन कहीं और था। वो एक माँ थी, एक पत्नी थी, जो सत्ता का लालच नहीं रखती थी, लेकिन अपने बच्चों और पति के लिए वो बिहार की गद्दी संभालने को तैयार हो गई थी। लालू ने राज्य के सारे बड़े अधिकारियों को बुलाया। राबड़ी बिहार की पहली महिला सीएम इन अधिकारियों से मिलना चाहती थी, लेकिन लालू ने साफ कर दिया कि कोई भी फैसला उनसे पूछे बिना नहीं होगा। जैसा अब तक चलता आया है वैसा ही चलेगा। लालू के शासन में बिहार पहले ही जातीय संघर्ष और अपराध की आग में जल रहा था। भागलपुर दंगे की आग अभी भी सुलग रही थी। लालू ने अपने MY यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण से बिहार की सत्ता हथियाई थी, लेकिन उनके राज्य में जातीय हिंसा ने नया रूप ले लिया था। 1992 की घटना याद कीजिए। सीतामढ़ी में दशहरे के दिन मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन हो रहा था। मेहसौल चौक, जहां ज्यादातर मुस्लिम घर और दुकानें थी, वहां से प्रतिमा निकल रही थी। अचानक भगदड़ मच गई, हंगामा शुरू हो गया। स्वीट्स इंडिया नाम की मिठाई की दुकान के मालिक और स्टाफ ने एक बच्चे को बचाया, जो उस हंगामे में फंस गया था। वो बच्चा स्टेशन पहुंचा और अपने ननिहाल चला गया। लेकिन सीतामढ़ी का वो दंगा भागलपुर से भी भयावह हो सकता था। अगर लालू का उड़न खटोला समय पर शहर में ना पहुंचा होता तो शायद नतीजा और ही खतरनाक होता।
प्रशासन की मुस्तैदी ने शहर को बचा लिया, लेकिन 15-20 लोगों की जान चली गई। लालू ने हिंदू मुस्लिम दंगों पर तो लगाम लगाई, लेकिन उनके शासन में अगड़ी और पिछड़ी जातियों का संघर्ष चरम पर पहुंच गया। लालू ने पिछड़ों को तो उनके अधिकारों का एहसास तो कराया, लेकिन कर्तव्यों का नहीं। पूर्व पीएम चंद्रशेखर ने एक बार कहा था, अगर किसी को अधिकार पता हो लेकिन कर्तव्य नहीं, तो उससे खतरनाक लोकतंत्र के लिए कुछ भी नहीं हो सकता। लालू के राज में यही हुआ। अधिकारों की बात तो हुई, लेकिन कर्तव्यों की नहीं। नतीजा, बिहार में एक ऐसा समाज बना जिसे सभ्य कहना मुश्किल था। लालू के शासन में और फिर राबड़ी के दौर में बिहार में जातीय नरसंहार की घटनाएं आम हो गई थी। 1991 में पटना, भोजपुर, जहानाबाद और गया में जातीय हिंसा में 54 लोग मारे गए। गया में सनलाइट सेना नाम का एक संगठन बना, जिसकी मुखिया एक अगड़ी जाति का लाइब्रेरियन था, जिसे लोग डायमंड कहते थे। इस संगठन ने दलितों की हत्या की। एक घटना में दलितों को रस्सी से बांधकर नदी किनारे घसीटा गया, उनके नाक छेद कर रस्सी डाली गई और फिर गोली मार दी गई। प्रशासन समय पर नहीं पहुंचा। 1992 में गया के 12 में पिछड़ी जाति के एक उग्रवादी गुट ने अगड़ी जाति के गांव पर हमला कर 34 लोगों की हत्या कर दी। कई परिवारों में अंतिम संस्कार करने वाला भी कोई नहीं बचा था। 1996 में भोजपुर के बधानी टोला में रणवीर सेना ने दलित और मुस्लिम बस्ती में 22 लोगों की हत्या कर दी। 3 महीने की बच्ची तक को नहीं बख्शा गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बच्चों को फुटबॉल की तरह उखाड़ दिया गया था, उड़ा दिया गया था। 1997 में जहानाबाद के लक्ष्मणपुर, बाथेपुर में 58 दलित मारे गए। 1999 में शंकर बिघा में 23 दलितों की हत्या हुई और फिर सेनारी में 35 अगड़ी जाति के लोगों को बेरहमी से मार डाला गया। इन नरसंहारों में रणवीर सेना और नक्सलियों का नाम सामने आया, लेकिन ज्यादातर मामलों में सबूतों के अभाव में आरोपी बरी कर दिए गए। लालू और राबड़ी के शासन में प्रशासन की नाकामी साफ दिखती थी। अपराधी खुलेआम घूमते थे और कई तो जेल से चुनाव जीतकर अपना राज चलाते थे। 1998 में एक और घटना ने बिहार को हिलाकर रख दिया। वरिष्ठ आईएएस बीपी विश्वास की पत्नी चंपा विश्वास ने राज्यपाल को पत्र लिखकर राजद एमएलए हेमलता यादव के बेटे मृत्युंजय यादव पर संगीन आरोप लगाए। चंपा ने कहा कि मृत्युंजय और उनके साथियों ने 2 साल तक उनके साथ बलात्कार किया, धमकाया और मारा पीटा और गर्भपात तक करवाया। ना सिर्फ चंपा बल्कि उनकी मां, 2 नौकरानियों, ननद और भतीजी कल्याणी के साथ भी यौन शोषण किया गया। चंपा ने शक जताया कि उनकी 2 नौकरानियां और भतीजी को मार दिया गया। इस मामले ने पूरे देश में हंगामा मचा दिया। लोग हैरान थे कि अगर एक आईएएस की पत्नी सुरक्षित नहीं हुए तो आम जनता का क्या होगा। मृत्युंजय ने आरोपों को खारिज किया, लेकिन उसका पुराना रिकॉर्ड उसके खिलाफ था। आखिरकार अदालत ने उसे 10 साल की सजा सुनाई, लेकिन यह घटना बिहार में जंगल राज का एक और जीता जागता सबूत था। 1999 में साधु यादव की गुंडागर्दी ने भी हद पार कर दी। साधु, जो राबड़ी के भाई थे, पटना के पॉस फ्रेजर रोड पर सिल्वर ओक रेस्टोरेंट के पार्टनर बन गए। उनके पार्टनर गौतम की गर्लफ्रेंड शिल्पी, जो पटना की विमेंस कॉलेज की छात्रा थी, और गौतम की लाश एक विधायक क्वार्टर के गैरेज में मिली। शिल्पी के साथ सामूहिक बलात्कार की पुष्टि की गई, लेकिन साक्ष्य मिटाए गए और मामला आत्महत्या करार दे दिया गया। शिल्पी के भाई प्रशांत ने केस को दोबारा खोलने की कोशिश की, लेकिन उसे भी धमकाकर चुप करा दिया गया। साधु यादव की गुंडागर्दी यहीं नहीं रुकी। मीसा भारती की शादी में पटना के बड़े कार शोरूम से ढेर सारी गाड़ियां उठा ली गई। शोरूम मालिक को धमकाकर गाड़ियां वापस करवाई गई, लेकिन ये बिहार की उस तस्वीर का हिस्सा था जहां सत्ता और अपराध एक ही सिक्के के 2 पहलू थे। लालू का उड़न खटोला, जो कभी खेतों और सड़कों पर उतरता था, अब सिर्फ संपत्ति जुटाने के लिए उड़ रहा था। 1990 से 1997 तक लालू ने 4500 घंटे की अघोषित उड़ानें भरी, जिसका कोई हिसाब नहीं था। चारा घोटाले में पैसे का हेरफेर साबित हो रहा था और सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा था।
लेकिन लालू के लिए संपत्ति जमा करना प्राथमिकता थी। 1996-97 में जब चारा घोटाला उजागर हुआ, तब लालू की सरकार ने बिजनेस बढ़ाने के नाम पर 600 करोड़ रुपए खर्च कर डाले। इन पैसों से स्कूल, अस्पताल बन सकते थे, लेकिन वो कहां गए कोई नहीं जानता। लालू के राज में बिहार का कर्ज 1990 के 12,375 करोड़ से बढ़कर 2000 में 30,932 करोड़ हो गया। सरकारी संपत्ति सिर्फ 20,000 करोड़ की थी, विकास की बात तो दूर, सड़कें तक नहीं बन रही थी। 1997-98 में सिर्फ 6 किलोमीटर सड़क बनी, वो भी कागजों पर। लालू का जवाब था, हमारे वोटर्स के पास मोटर कार नहीं तो सड़क की क्या ही जरूरत। बिहार में बिजली का हाल ये था कि 70% गांवों में बिजली पहुंचने का दावा था, लेकिन हकीकत में बिजली थी ही नहीं। प्रति व्यक्ति आय 1,374 रुपए से घटाकर 1,167 रुपए कर दी गई। बिहार से प्रतिभा का पलायन हो रहा था, स्कूल कॉलेज बर्बाद हो रहे थे। लालू के दोनों बेटे पढ़ाई में कमजोर रहे क्योंकि शिक्षा व्यवस्था पर कोई ध्यान नहीं था। 2000 का विधानसभा चुनाव लालू के लिए करो या मरो की जंग था। केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की मजबूत सरकार थी। नीतीश कुमार, शरद यादव, रामविलास पासवान और बीजेपी लालू के खिलाफ एकजुट थे। बीजेपी ने चारा चोर के नाम से बुकलेट छपवाकर बांट दिया, लेकिन लालू का जादू अभी बाकी था। जब पत्रकारों ने पूछा कि क्या चुनाव उनका वाटरलू होगा, लालू हंसकर बोले, बिहार में या तो लू चलता है या लालू चलता है, वाटरलू फाटरलू यहाँ नहीं होता। राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। नीतीश कुमार ने 146 विधायकों का समर्थन जुटाकर सरकार बनाई, लेकिन सिर्फ 8 दिन में उनकी सरकार गिर गई। राबड़ी देवी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी। इस बार लालू के अहंकार में और इजाफा हुआ। वो कहने लगे, हमने कहा था ना 20 साल राज करेंगे, और उनके समर्थक नारा लगाते, जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू। लेकिन बिहार की जनता के लिए ये नारा सिर्फ एक खोखला वादा था। लालू का एम वाइज समीकरण काम कर रहा था, लेकिन बिहार की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। अपराध के आंकड़े चौंकाने वाले थे। 17,000 से ज्यादा अपहरण, 51,000 से ज्यादा हत्याएं, 24,000 से ज्यादा डकैतियां, 26,000 लूट और 7,290 बलात्कार। ये आंकड़े बिहार के जंगल राज की सच्चाई बयां करते थे। राबड़ी की सरकार को 1999 में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश के बाद बर्खास्त कर दिया गया था, लेकिन कांग्रेस के दखल के बाद इसे बहाल कर दिया गया। राबड़ी ने फिर से शपथ लिया, वही शपथ जो वो ठीक से पढ़ भी नहीं पाई थी। लेकिन इस बार सत्ता के केंद्र में साधु यादव और सुभाष यादव जैसे लोग थे, जो अपराध और गुंडागर्दी का पर्याय बन चुके थे। लालू जेल से सरकार चला रहे थे, राबड़ी सिर्फ रबर स्टैंप थी। उनकी कैबिनेट की मीटिंग तो दूर, वो शुरू में विधानसभा भी नहीं जाती थी। उनके भाइयों की शव पर राजद के नेता हर तरह के कुकर्मों में लिप्त थे। बिहार में कोई ऐसा नेता नहीं था जिसने लालू के बच्चों को जमीन या मकान दान में न दिया। कांत साह जैसे लोग सत्ता के असली कर्ता धर्ता थे, जिनसे नेता और व्यापारी तक डरते थे, थरथराते थे। लालू का सपना अब सिर्फ सत्ता और संपत्ति तक सिमट गया था। चरवाहा स्कूल जो कभी गरीब बच्चों के लिए खोले गए थे, अब जानवर बांधने की जगह बन गए थे। बिहार के गांवों में बिजली नहीं थी, सड़कें नहीं थी, स्कूल कॉलेज बर्बाद थे। लालू का उड़न खटोला अब सिर्फ उनके लिए ही उड़ रहा था, बिहार की जनता के लिए नहीं। लालू यादव भारतीय राजनीति के पहले सीएम थे जो सत्ता में रहते हुए जेल गए। पहले सीएम थे जिन्हें जेल की वजह से कुर्सी छोड़नी पड़ी, और पहले सीएम थे जिनके चुनाव लड़ने पर रोक लगी। लेकिन लालू ने लोकतंत्र की खामियों का ऐसा इस्तेमाल किया कि अपनी पत्नी को किचन से उठाकर कैबिनेट में बिठा दिया। जेल से सरकार चलाई, संपत्ति जुटाई और बिहार को जंगल राज में धकेल दिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या लालू का ये जंगल राज सिर्फ उनकी गलती थी, या बिहार की वह सामंती जमीन जो जातीय जहर और वो सियासी तिकड़म जिन्होंने लालू को मसीहा बनाया और फिर उसी मसीहा ने बिहार को बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया।
क्या राबड़ी देवी सिर्फ एक कठपुतली थी या उनकी अपनी कोई मजबूरी थी? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या बिहार कभी इस जंगल राज से बाहर निकल पाएगा? फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम किस्सा गोई में इतना ही। आपके लिए इस कहानी को लिखा था हमारे साथी आदर्श ने। कैमरे के पीछे हमारे साथी अभिषेक मौजूद हैं, जिन्होंने इस पूरे वीडियो को रिकॉर्ड किया है और इसकी एडिटिंग की है अभिषेक ने। आपको हमारा ये खास एपिसोड कैसा लग रहा है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, एयर नाउ चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप हमारे साथ जुड़ते हैं, हमें अच्छा लगता है और हमारी टीम मजबूत बनती है। अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम उतनी ही मजबूती से आपकी आवाज बन पाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।